तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार एसएससी का स्टैटिक जीके, ठीक है, यानी कि 70+ प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आप सब अगर मेरा पहला वीडियो है, ठीक है, यानी कि पार्ट 1, तो फ्रेंड्स आप सब वीडियो में बने रहिएगा और लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। इससे आज आपको अधिक लाभ मिलने वाला है, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। हाँ, अगर आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो कृपया लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। आप मेरे लिए एक प्रयास कर सकते हैं कि आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है, ये मेरे लिए हेल्प हो सकता है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन मिलान असत्य है, ठीक है, यानी कि मिलान असत्य बतलाना है आपको। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर की बात करूँ तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में कहे तो फ्रेंड्स यानी कि हरिकेन आपका गलत है, ठीक है। यानी कि चक्रवात की बात करें तो फ्रेंड्स ये चक्रवात पूछा है, तो ऑस्ट्रेलिया में बिली बिली चक्रवात आता है, ठीक है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिली बिली, ठीक है, याद कर लीजिएगा। पूछता है कि ऑस्ट्रेलिया में कौन सा चक्रवात, ठीक है, यानी कि बिली बिली, ठीक है। और हरिकेन की बात करें तो फ्रेंड्स हरिकेन जो है अटलांटिक महासागर में, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप सब कलम और कॉपी लेकर बैठिएगा, ठीक है, यानी कि जिस तरह से हम बतलाएंगे आपको उसी तरह से कॉपी पर नोट करते चलना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स कहा जाता है कि आप जो एक बार लिख देते हो वो कभी भूलते नहीं, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम भी मेहनत करते हैं, आप भी मेहनत कीजिए, ठीक है, तब जाकर सफलता मिलेगी, ठीक है। तो आप सब कलम और कॉपी पर लिखते जाइए, ठीक है, यानी कि जिस तरह से हम बतला रहे हैं, ठीक है। एक फेयर बन जाएगा और लास्ट में इसको रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया में यानी कि हरिकेन नहीं, क्या, बिली बिली, इसको लिख लीजिएगा बिली बिली, ठीक है। हरिकेन की बात करें तो हरिकेन जो फ्रेंड्स है यानी कि अटलांटिक महासागर में एक ये आता है, ठीक है। हरिकेन जो चक्रवात है ये कहाँ आता है, अटलांटिक महासागर में, ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और जो है आपका सही है, यानी कि दक्षिण पूर्व अमेरिका में टार्नेडो, ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। पश्चिमी प्रशांत महासागर में टाइफून, ठीक है, ये चक्रवात है, ठीक है। हिंद महासागर में ये इसका नाम ही चक्रवात है, इसको नोट करते चलिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए आप सबको एक नोट कुछ बतला रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 4 ऑप्शन को हम डील करते जाएंगे, आप सबको पहले ही बता दे रहे हैं, ठीक है, यानी कि चारों ऑप्शन को लेते चलेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन लेवल का है, अगर ऑप्शन कोई भी छोड़ देंगे यानी कि आपका प्रश्न अधूरा रह जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप सब इसके लिए घबराइएगा मत, ये वीडियो का थोड़ा लेंथ है जो ये थोड़ा लंबा हो सकता है, ठीक है, इसलिए आप सब परेशान मत होइएगा, आप सबको पहले ही हम बता दे रहे हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा शीतोष्ण मरुस्थल है, ठीक है, सॉरी शीतोष्ण मरुस्थल नहीं है पूछा है, ठीक है, यहाँ पर हम नहीं देखा। तो देखिए नहीं पूछा है, तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर की बात करते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सुनुरन, ठीक है, यानी कि सुनुरन जो है आपका शीतोष्ण मरुस्थल नहीं है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए सुनुरन जो मरुस्थल है फ्रेंड्स ये गर्म मरुस्थल है, ठीक है, इसको नोट करते चलिएगा, गर्म मरुस्थल है। अब ये बात रहा कि ये कहाँ पर है, ठीक है, ये कहाँ पर यानी किस देश में आपको देखने को मिलेगा ये मरुस्थल, तो नोट करते चलिएगा अमेरिका और मैक्सिको में यह विस्तृत गर्म मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है, गर्म मरुस्थल है, ठीक है, इसको नोट करते चलिएगा। अब देखेंगे यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पेंटागोनिया मरुस्थल। फ्रेंड्स आप सब ये इसको नोट करते चलिएगा। पेंटागोनिया जो मरुस्थल है फ्रेंड्स ये शीत मरुस्थल है, ठीक है, यानी कि कैसा है, शीत है, गर्म नहीं शीत है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल की बात करें तो फ्रेंड्स ये क्षेत्रफल के अनुसार दुनिया का 8वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है। कौन, पेंटागोनिया, दुनिया का सबसे बड़ा 8वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है पेंटागोनिया, ठीक है। अब फ्रेंड्स इसका क्षेत्रफल की बात करें तो इसको नोट करते चलिएगा, ठीक है, यानी कि 67,03,000, ठीक है, यानी कि 673,000, ठीक है, इसको नोट करते चलिएगा। ये वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल बतला रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका लोकेशन की बात करें तो ये कहाँ पर है, अर्जेंटीना में है, कहाँ पर है, अर्जेंटीना में, ठीक है। एक और पूछता है फ्रेंड्स कि काराकुम, ठीक है, यानी कि पूछता है काराकुम पूछेगा, इसको नोट कर लीजिएगा। काराकुम पूछता है, ये मरुस्थल जो है तुर्कमेनिस्तान में है, ठीक है, यानी कि तुर्कमेनिस्तान में है ये काराकुम जो मरुस्थल है।
तुर्कमेनिस्तान में है। बार बार रिपीट कर रहे हैं, इसको नोट करते चलिएगा, ठीक है। इसके लोकेशन के बात करें कि काराकुम कहाँ है, तो रेगिस्तान यानी कि कैस्पियन सागर के यानी कि पश्चिमी के किनारे, ठीक है। यानी कि कैस्पियन सागर का आप जानते हैं, कैस्पियन सागर के किनारे यानी कि पूर्व से, यानी कि आप एक नदी सुने होंगे आमू दरिया नदी, ठीक है। यानी कि आमू दरिया नदी कहाँ है, तुर्कमेनिस्तान में है, यानी कि पश्चिमी तक फैला हुआ है, ठीक है। यानी कौन, ये जो बदला है काराकुम, ठीक है, ये काराकुम, ठीक है, मरुस्थल, ठीक है। अब देखिए गोबी मरुस्थल, ठीक है, यानी कि सहारा यानी कि अफ्रीका में है। अब आपको बतलाना है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा नामीब, ठीक है, नामीब मरुस्थल कहाँ पर है, आपको कमेंट बॉक्स में बतलाना है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आपका तीसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी 5 देशों की राजधानी से गुजरती है। देखिए बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। यानी कि आपको बतलाना है कि कौन सा नदी जो है यानी कि 5 देश की राजधानियों से गुजरता है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर की बात करो तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डेन्यूब नदी, ठीक है। चलिए डेन्यूब नदी के बारे में जानते हैं। देखिए जर्मनी की यानी कि ब्लैक फॉरेस्ट पूछता है फ्रेंड्स कि जर्मनी में कौन सा बड़ा जंगल है, ठीक है, यानी कि उसका नाम है ब्लैक फॉरेस्ट, यानी कि जो पर्वत है उससे निकलती है कौन, ये डेन्यूब नदी, ठीक है। डेन्यूब नदी कहाँ से निकलती है, ब्लैक फॉरेस्ट यानी कि जर्मनी में स्थित है, ठीक है। इसका लोकेशन की बात करो तो फ्रेंड्स आपको तो ये 5 देश की राजधानी से गुजरती है। तो चलिए देखते हैं 5 राजधानी कौन कौन सी है और कौन देश है, ठीक है। देखिए रोमानिया, रोमानिया यानी कि बुखारेस्ट, यानी कि बुखारेस्ट जो है रोमानिया में स्थित है, ठीक है, ये पहला हो गया। देखिए दूसरा का हो गया राजधानी ब्रातिस्लावा जो कि स्लोवेनिया में स्थित है, ठीक है, यानी कि स्लोवेनिया देश हो गया और इसका शहर हो गया ब्रातिस्लावा, ठीक है। अब एक और देश है बेलग्रेड, सॉरी देश नहीं ये राजधानी है, बेलग्रेड जो शहर है ये कहाँ पर है, किस देश में है, यूगोस्लाविया में है, कहाँ, यूगोस्लाविया में है। अब एक है आपका हंगरी, हंगरी की राजधानी कहाँ है, बुडापेस्ट, ठीक है। और जो पचवा है आपका वियना, यानी कि ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है, वियना। तो ये 5 देश की राजधानियों से होकर गुजरता है। एक लाइन में कहे तो फ्रेंड्स बुखारेस्ट, ब्रातिस्लावा, ठीक है, यानी कि बेलग्रेड, बुडापेस्ट और वियना, ये 5 देश के राजधानियों से होकर गुजरती है, ठीक है। डेन्यूब नदी कहाँ गिरती है, अब दिखेगा डेन्यूब नदी कहाँ गिरती है, तो इसको नोट करते चलिएगा काला सागर में, कहाँ, काला सागर में, ठीक है। और वेल्गा नदी की बात करें तो फ्रेंड्स वेल्गा नदी जो है यानी कि ये डेन्यूब नदी की यानी कि यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पूछेगा कि यूरोप की सबसे दूसरी नदी कौन सी है लंबी, यानी कि वेल्गा नदी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। आपका 4 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन द्वीप है जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, ठीक है। यानी कि पूछा है कि आप 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आप पूछा है कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है। देखिए फ्रेंड्स क्षेत्रफल में कहे तो आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि न्यू गिनी, ठीक है। तो न्यू गिनी के बाद यानी कि इसके बाद क्या आता है, बोर्नियो द्वीप, ठीक है, कौन आएगा, बोर्नियो। इसके बाद मेडागास्कर, नोट करते चलिएगा, ठीक है। न्यू गिनी के बाद बोर्नियो द्वीप, इसके बाद मेडागास्कर, इसके बाद सुमात्रा, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, सुमात्रा, इसको नोट करते चलिएगा। देखिए चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स ऐसे कहा जाए तो प्रश्न पूछता है कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, आप सबको जरूर पता होगा ग्रीनलैंड, ठीक है। यानी कि पूछा कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड, ठीक है। इसके लोकेशन की बात करें तो फ्रेंड्स ये अटलांटिक महासागर में स्थित है, कहाँ पर, अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसका क्षेत्रफल की बात करें तो फ्रेंड्स ग्रीनलैंड की बात कर रहे हैं, ग्रीनलैंड का क्षेत्रफल की बात करें तो फ्रेंड्स 21,66,000 यानी कि 086 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, यानी कि 21,66,086 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कौन सा द्वीप, जो पूछे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ग्रीनलैंड की बात कर रहे हैं। अच्छा ये तो हो गया। अब पूछता है फ्रेंड्स कि दूसरा सबसे बड़ा द्वीप अभी बतला है न्यू गिनी, ठीक है, यानी कि न्यू गिनी द्वीप जो कि दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित है, ठीक है। यानी कि दूसरा सबसे बड़ा द्वीप पूछेगा तो न्यू गिनी हो जाएगा, कौन, न्यू गिनी। इसका लोकेशन की बात करो दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित है, ठीक है।
अब पूछेगा कि तीसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका बोर्नियो द्वीप, ठीक है, जो पश्चिम मध्य यानी कि प्रशांत में स्थित है। इसका लोकेशन बोलते जा रहे हैं, आप सब लिखते जाइएगा, ठीक है। अब चौथा पूछेगा कि चौथा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो मेडागास्कर, ठीक है, कहाँ पर स्थित है, तो हिंद महासागर में स्थित है। मेडागास्कर कहाँ है, तो हिंद महासागर। पूछेगा कि चौथा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो मेडागास्कर। तीसरा पूछेगा तो बोर्नियो, ठीक है, यानी कि दूसरा पूछेगा तो न्यू गिनी, ठीक है। ये सब याद करते चलिएगा। चलिए ये तो हो गया, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और आप सब सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, यानी कि जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आप तक पहले पहुंचेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, एक शेयर और सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। आप कैसा वीडियो लगा कमेंट में ज़रूर बतलाइएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 5 नंबर कि करेवा, ठीक है, यानी कि भू आकृति कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आपको इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यानी कि कश्मीर हिमालय में। तो चलिए करेवा भूमि के बारे में जानते हैं। देखिए, करेवा भूमि जो है कश्मीरी घाटी की एक झील निक्षेप है, ठीक है, यानी कि झील क्या है, निक्षेप है, यानी कि झीलों द्वारा ये भूमि है बना हुआ है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें ज़्यादा बात नहीं करेंगे। देखिए इसका प्रसिद्ध, ये क्यों प्रसिद्ध है, तो देखिए आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में क्या होता है, केसर होता है। क्या होता है, केसर होता है। और इसका इस मिट्टी पर, करेवा मिट्टी पर, फेमस मिट्टी है, ये करेवा मिट्टी पर एक केसर उत्पादन होता है, ठीक है, इसका, ठीक है। और कौन किस चीज़ का खेती होता है, जफरान का, ठीक है, यानी कि करेवा पर केसर और जफरान का खेती होता है, इसलिए करेवा भूमि यानी कि जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। आपका 6 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्न में से, निम्न यानी कि महासागरीय धाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागर की से संबंधित नहीं है। कोई 3 ऑप्शन जो होगा प्रशांत महासागर से होगा और एक ऑप्शन होगा जो वो किसी और महासागर से होगा। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर कौन होगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कनारी। कनारी जो है फ्रेंड्स, ये ठंडी महासागर जलधारा है, ठीक है, ये ठंडी क्या है, ठंडी। इसका किस महासागर का है, तो अटलांटिक महासागर से, ठीक है, यानी कि कनारी जो है ये ठंडी महासागरीय धारा है पूछेगा, और किस महासागर का है, तो अटलांटिक महासागर का, ठीक है। तो ये जो प्रशांत महासागर की धाराएं हैं इसको याद रखिएगा, क्यूरोशिगो, ठीक है, हम्बोल्ट और कैलिफोर्निया, ये सब प्रशांत महासागर की धाराएं हैं, ठीक है। कनारी जो है अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंग अनुपात क्या है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी कि 918, ठीक है, यानी कि 2011 के जनगणना के अनुसार है। तो फ्रेंड्स इससे भी प्रश्न पूछता है। देखिए सुनिए, पहले पूछेगा कि सर्वाधिक यानी कि लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है। क्या पूछे हमने, सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है। तो याद कर लीजिएगा या इसको कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिए गोपालगंज। कौन सा, गोपालगंज, ठीक है। पूछेगा कि सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य गोपालगंज, ठीक है। और पूछेगा कि सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है बिहार का, तो हो जाएगा मुंगेर, ठीक है, मुंगेर, इसको नोट करते चलिएगा। सबसे अधिक पूछेगा तो गोपालगंज और सबसे कम पूछेगा तो मुंगेर हो जाएगा, ठीक है। अब ये पूछेगा फ्रेंड्स, आप सब इसको नोट करते चलिएगा, पूछेगा कि राज्य के कुल साक्षरता कितना है, तो नोट करते जाएगा 61.80%, ठीक है, यानी कि पूछेगा कि राज्य की यानी कि बिहार राज्य की कुल साक्षरता कितना है, तो 61, ठीक है, यानी कि 0.80%, ठीक है। अब चलिए इससे आधारित हम 2-4 प्रश्न और बतलाएंगे, जिससे पूछेगा कि सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, ठीक है, यानी कि साक्षर जिला कौन सा है सर्वाधिक बिहार का, तो हो जाएगा रोहतास। क्या हो जाएगा, रोहतास, ठीक है, इसको नोट करते चलिएगा। अब पूछेगा फ्रेंड्स कि सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो इसको नोट करते चलिएगा, पूर्णिया, ठीक है, कौन सा, पूर्णिया, एक कम साक्षरता वाला जिला है, ठीक है।
अब नेक्स्ट पूछेगा फ्रेंड्स कुल यानी कि बिहार के कुल महिलाओं की साक्षरता कितना परसेंट है। कुल महिला यानी कि बिहार का तो 51 नोट करते चलेगा 51 यानी कि 50%, ठीक है, यानी कि कुल महिला की साक्षरता दर है। अब पूछेगा कि कुल पुरुष साक्षरता दर कितना है, तो इसको नोट करते चलिएगा 71.20%, ठीक है, इसको नोट करते चलिएगा। अब देखिए 4 प्रश्न और इससे आधारित बतला रहे हैं, ठीक है, इसीलिए बोल रहे हैं कि ये वीडियो का लेंथ जो है ये लंबा हो सकता है। तो आप सब इसके लिए घबराइएगा मत, ठीक है, हम मेहनत कर रहे हैं, आप सब ओनली खाली सुनिए, ठीक है, आप हेडफोन लगा लीजिए, आराम से सुनते रहिए, ठीक है, याद हो जाएगा। देखिए पूछा कि सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो रोहतास। हमने क्या बोला, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो रोहतास। सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो सहरसा, ठीक है, सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो सहरसा। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो रोहतास। देखिए अगर महिला में भी पूछेगा पुरुष में भी पूछेगा सबसे ज़्यादा तो रोहतास से आएगा, ये बात थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आप पूछेगा कि महिला में सबसे कम साक्षरता जिला, तो ये हो जाएगा सहरसा। अब देखिए एक और प्रश्न आपके लिए लास्ट प्रश्न इस पर आधारित। देखिए ये पूछेगा कि सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला, तो पूर्णिया, ठीक है, यानी कि सबसे कम महिला साक्षरता तो सहरसा और सबसे कम पुरुष साक्षरता तो पूर्णिया हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इससे आधारित हमने लगभग 10 से 12 प्रश्न आपको बतला दिए और इसको रिवीजन भी करवा दिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसको जरूर याद रखिएगा और इसको कॉपी पर नोट करते चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है, ठीक है। आपसे पूछा कि निम्न में से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। तो देखिए गोदावरी की सहायक नदियाँ हम आपको बतला देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए गोदावरी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, इसमें से आप छांट सकते हैं। देखिए गोदावरी की सहायक नदियाँ प्रवरा, इसको नोट करते चलिएगा, हम बोल रहे हैं इसको नोट करिए। देखिए प्रवरा, पूर्णा, मंजरा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा। पेनगंगा अलग है और वेनगंगा, ये वाला वेनगंगा, अब पेन अलग हो गया, ठीक है, यानी कि पेनगंगा वेनगंगा। वर्धा पर्णहारिता, ठीक है, पर्णहारिता और इंद्रावती, मनेर, शबरी, ये सब गोदावरी की सहायक नदी है, ठीक है। हमने ये सब सारा बोल दिया है। देखिए क्या क्या बोला, प्रवरा, पूर्णा, मंजरा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, पर्णहारिता और इंद्रावती, मनेर, शबरी, ये सब का है गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। इसमें दूध गंगा नहीं बोला। तो चलिए फ्रेंड्स इसको बारे में जानते हैं कि दूध गंगा किसकी सहायक नदी है। देखिए दूध गंगा जो है कृष्णा की यानी कि कृष्णा की सहायक नदी है। तो फ्रेंड्स चलिए कृष्णा की और सहायक नदियों के बारे में जानते हैं। देखिए कृष्णा की सहायक नदी यानी कि जैसे कि तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, मूसी, मिनुरी, ये सब का है कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमने अभी तक गोदावरी और कृष्णा की सहायक नदियों के बारे में आप सबको जानकारी दी है, ठीक है। अब चलिए फ्रेंड्स कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जानते हैं। देखिए पूछता है कि गोदावरी नदी जो है कहाँ से निकलती है, आपसे ज़रूर पूछता है। तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलिएगा। गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र में नासिक पड़ता है, आप सब जरूर जानते होंगे। तो महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, नासिक जिला से, यानी कि महाराष्ट्र में नासिक जिला है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप सब ये भी पता होना चाहिए गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, ठीक है, इसको नोट करते चलेगा। दक्षिण भारत की गंगा, ठीक है, यानी कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी ये भी है और दक्षिण भारत की गंगा, ठीक है। आप सबको बतलाना है। ये प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में आपसे पूछ रहे हैं, बताइएगा कि दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है, ठीक है। आप सबको कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाना है, तो आप सब जरूर बतलाइएगा। देखिए तो ये पूछता है फ्रेंड्स कि गोदावरी जो नदी है महाराष्ट्र के नासिक जिला से तो निकलती है, लेकिन कहाँ गिरती है, किस खाड़ी में गिरती है। तो देखिए ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। ये कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। देखिए यहाँ पर महाराष्ट्र है, ठीक है, यहाँ पर यानी कि दक्षिण यानी कि पश्चिमी तट इसको बोलते हैं, ठीक है, इसको पश्चिमी तट बोलते हैं। तो फ्रेंड्स यहीं से यानी कि गोदावरी नदी महाराष्ट्र से निकलती है,
देखिए महाराष्ट्र से, और कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। कृष्ण नदी यहीं से निकलती है बगल से, ये भी कहाँ से गिरती है, बंगाल के खाड़ी में। ठीक है, कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। इसको नोट करते चलिएगा। ठीक है, ये तो हो गया। देखिए ये पूछता है कि गोदावरी नदी किस किस राज्य से होकर गुजरती है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। देखिए गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ठीक है, यानी कि आंध्र प्रदेश, यानी कि 3 राज्यों से होकर गुजरती है। अब फ्रेंड्स गोदावरी नदी की बात करें, इसकी लंबाई की बात करें तो फ्रेंड्स इसको लंबाई की बात करें तो 1465 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि गोदावरी की लंबाई की बात करें तो 1465 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्न में से किस प्रकार के वन यानी कि बिहार में नहीं पाए जाते हैं। पूछा है फ्रेंड्स बिहार। देखिए आप सबको बतला रहे हैं, देखिए बिहार से प्रश्न है, यानी कि आप सब किसका प्रश्न देख रहे हैं, बिहार एसएससी का। ठीक है, यानी कि बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का। तो फ्रेंड्स बिहार से तो भी प्रश्न बहुत बनेगा। ठीक है, यानी कि देख लिए, यानी कि कितना पूछ रहा है बिहार से प्रश्न। तो फ्रेंड्स बिहार से रिलेटेड जितने भी प्रश्न होगा फ्रेंड्स, कौन सा झील कहाँ पर है बिहार में, कौन कुंड है, क्या है, गर्म, यानी कि जो भी जितने भी सारा है। ठीक है, यानी कि आपसे बिहार से रिलेटेड जितने भी प्रसिद्ध है आपसे जरूर ही पूछेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलिएगा। देखिए आपसे पूछा है कि वन दिया है, पूछा है कि बिहार में कौन सा नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सदाबहार वन। तो फ्रेंड्स सदाबहार वन कहाँ पाया जाता है, चलिए एक नज़र डालते हैं कि बिहार में कौन कौन सा वन पाया जाता है। ठीक है, सदाबहार वन इसके बाद देखेंगे। देखिए बिहार में आर्द्र यानी कि पर्णपाती, ठीक है, यानी कि बिहार में आर्द्र पर्णपाती वन पाया जाता है। ठीक है, जो वन जो है यह शुष्क यानी कि ठंडा पर्णपाती वन है। ठीक है, यानी कि तराई वन पाया जाता है। तराई मतलब यानी कि तटीय। ठीक है, यानी तराई वन पाया जाता है। देखिए अब सदाबहार वन के बारे में जानते हैं। सदाबहार जो वन है फ्रेंड्स, ये जो है यानी कि उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ, देखिए इसको नोट करते चलिएगा, सदाबहार वन के बारे में बता रहे हैं। सदाबहार उन क्षेत्रों में पाया जाता है, किन क्षेत्रों में, जहाँ पर 200 सेंटीमीटर यानी कि वार्षिक, यानी कि जल जो है वर्षा जो है अधिक हो। ठीक है, यानी कि 200 सेंटीमीटर से अधिक हो, वहाँ पर का यानी कि सदाबहार वन पाए जाते हैं। और इसका तापमान की बात करें तो फ्रेंड्स 22 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। कितना, 22 डिग्री सेल्सियस। सदाबहार वन के कुछ खास विशेष है, यानी कि विशेषता है 200 यानी कि सेंटीग्रेड यानी कि अधिक वर्षा होना चाहिए। इसका तापमान है जो 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। ठीक है, उसको कहाँ बोलेंगे, सदाबहार वन। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका क्षेत्र की बात करूँ तो इसका लोकेशन की बात करूँ तो कहाँ पाया जाता है, यानी कि यह पश्चिमी घाट के, यानी कि कहने का अर्थ है ये पहाड़ी क्षेत्रों में, जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ऐसा वन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब चलिए चलते हैं पर्णपाती वन। पर्णपाती वन जो है फ्रेंड्स ये 70 से 200, ठीक है, यानी कि 70 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक यानी कि वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं पर्णपाती वन। ठीक है, इसका लोकेशन की बात करें तो फ्रेंड्स यह वन प्रायद्वीपीय यानी कि प्रायद्वीपीय में अधिक वर्षा वाले भाग पर पाए जाते हैं। कौन सा, आर्द्र पर्णपाती वन। अब फ्रेंड्स इसका लोकेशन के बाद बात करते हैं किस राज्य में। देखिए उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानी भाग में आपको आर्द्र पर्णपाती वन देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि पुनपुन नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है। बहुत फेमस क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि पुनपुन नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर को बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फतुहा। ठीक है, यानी कि पुनपुन नदी जो है गंगा में किस स्थान पर मिलती है, फतुहा। तो चलिए फ्रेंड्स इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए पुनपुन नदी जो है झारखंड के यानी कि पलामू जिले में यानी कि छोटा नागपुर पठार से यानी कि निकलती है। ठीक है, यानी कि उत्पन्न होती है। कहाँ से, पुनपुन नदी है जो फ्रेंड्स झारखंड के पलामू जिला, आप सुने होंगे, तो पलामू जिला के छोटा नागपुर पूछता है कि छोटा नागपुर का पठार कहाँ है, कहाँ है, तो यह है झारखंड में। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो यहाँ से क्या निकलती है, पुनपुन नदी निकलती है। ठीक है, अब देखिए यह बिहार के औरंगाबाद जिला से, ध्यान दीजिएगा, पुनपुन नदी जो है बिहार के औरंगाबाद जिला से
गया जिला होते, पटना जिला होते, यानी कि वहाँ से गुजरते हुए ये फतुहा में यानी कि गंगा नदी में मिल जाती है। यानी कि फतुहा, यानी कि फतुहा स्थान का नाम है, वहाँ पर गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा सोन नदी के बारे में देखते हैं। सोन नदी पूछता है कि फ्रेंड्स सोन नदी, देखिए बालू क्षेत्र में कहे तो बिहार में बालू का क्षेत्र जो है सोन नदी है। अगर सोन नहीं रहेगा तो बालू बिहार में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो सोन नदी जो है हम लोग के लिए बालू सबसे अधिक मिलता है। देखिए सोन नदी की बात करें तो फ्रेंड्स सोन नदी से रिलेटेड प्रश्न पूछता है कि सोन नदी कहाँ पर गंगा नदी मिलती है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। सोन नदी जो है पटना के निकट, ठीक है, पटना के निकट क्या पड़ता है, मनेर, मनेर जगह का नाम है। मनेर जो है गंगा नदी में मिल जाती है। पूछेगा कि सोन नदी किस जगह पर आपको गंगा नदी में मिलती है, तो मनेर। ठीक है, कहाँ पर, मनेर, मनेर जगह यानी गंगा नदी मिल जाती है सोन। ठीक है, इसकी सहायक नदियाँ, इसकी सहायक नदी की बात करें तो फ्रेंड्स गोपत, रिहान, कनहर, उत्तरी कोयल आदि है। ठीक है, यानी कि सोन नदी का। देखिए गंडक नदी जो है फ्रेंड्स, अब चलिए गंडक नदी के बारे में चलते हैं थोड़ा सा। गंडक नदी जो है, गंडक नदी की बात करें तो फ्रेंड्स यह हिमालय से निकलकर नेपाल में यानी कि शालिग्राम नाम से जानते हैं। देखिए नेपाल में शालिग्राम से यानी कि मैदानी भाग में, देखिए इस बार जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था फ्रेंड्स, बीपीएससी का प्रश्न एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पूछा था, देखिएगा कि गंडक नदी का नाम नेपाल में यानी कि नेपाल में किस जगह पर इसका नाम नारायणी है। ठीक है, यानी कि इसका जगह पूछा था नेपाल में, इसका करेक्ट आंसर था नेपाल। ठीक है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स कि गंडक नदी जो है हिमालय से निकल कर यानी कि नेपाली में शालिग्राम से नाम से बहती है, नेपाल में शालिग्राम से। ठीक है, और जो बिहार में घुसती है इसका नाम क्या होता है, नारायणी। ठीक है, यानी कि इसका उपनाम है, क्या नाम है, उपनाम है, तो इसको याद रखिएगा। देखिए यह काली गंडक और त्रिशूला नदियों का जल लेकर प्रवाहित होती है। कौन कौन सी नदी, काली गंडक जो है और त्रिशूला नदियों का जल लेकर प्रवाहित होती है। यह सोनपुर के पास गंगा नदी मिलती है। देखिए गंडक पूछेगा कि गंडक नदी कहाँ मिलती है, सोनपुर मेला फेमस है मेला। ठीक है, यानी कि पूरा विश्व का मेला सोनपुर मेला फेमस है। तो पूछेगा सोनपुर के पास यानी कि गंडक नदी जो है यानी कि सोनपुर के पास गंगा नदी में क्या होती है, मिल जाती है। ठीक है, अब आपको बतलाना है कि जो एक नहर जो है गंडक नदी से निकलती है, वो कौन सा नहर है, आपको कमेंट बॉक्स में बतलाना है। ठीक है, तो बतलाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि रागी के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है। ठीक है, आपको बतलाना है। देखिए इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो फ्रेंड्स इसका रागी जो है रागी क्या है, एक मोटा अनाज है। ठीक है, रागी जो क्या है, एक मोटा अनाज है। तो फ्रेंड्स इसका बात करें तो फ्रेंड्स ये दरभंगा जिला में, ठीक है, कहाँ पर, दरभंगा जिला में स्थित है। ठीक है, कहाँ, बिहार में। तो फ्रेंड्स रागी जो है एक मोटा अनाज है। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ये मोटा अनाज है जो कि बिहार यानी कि बिहार में एक बात ध्यान और दीजिएगा, पूछेगा ना कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ मोटा अनाज उत्पन्न होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, स्टेट पूछेगा तो बिहार, अब बिहार में कौन सा जिला पूछेगा, दरभंगा। ठीक है, इसको नोट करते चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर कि अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। ठीक है, अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर। देखिए इससे प्रश्न एक और आपको बतला रहे हैं, पूछा गया कि अंडमान और निकोबार द्वीप को समूह को अलग कौन करता है, कौन सा चैनल। ठीक है, तो यानी कि इसका चैनल का नाम क्या हो जाएगा, बतलाइए, 10 डिग्री चैनल। अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला चैनल यानी कि 10 डिग्री चैनल, इसको याद रखेगा। ठीक है, तो चलिए ये प्रश्न तो नहीं पूछा है, प्रश्न क्या पूछा है कि अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पूछा है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि सैंडल पीक। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए सैंडल पर्वत जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर है। इसकी लंबाई की बात करें तो फ्रेंड्स 737, ठीक है, 737 मीटर, इसको नोट करते चलिएगा। देखिए ये उत्तर अंडमान यानी कि द्वीप में स्थित है।
यह कहाँ किस किधर है, अंडमान द्वीप पर यानी कि किधर है, उत्तर में, ठीक है, यानी कि नॉर्थ में है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें और पूछता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, यानी कि डियो ओवली, क्या, डियो ओवली पूछेगा फ्रेंड्स। देखिए फिर से अंडमान द्वीप समूह का स्रोत शिखर सैंडल पीक, इसकी लंबाई करो तो 737 मीटर, ठीक है। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछे तो माउंट डियो वैली, ठीक है, दूसरी पूछेगा जो यह कहाँ है, इसका लोकेशन कहाँ है, जो मध्य अंडमान में स्थित है, कहाँ, मध्य यानी कि बीचों बीच में है, ठीक है। जिसकी ऊंचाई की बात करते हैं फ्रेंड्स, इसका ऊंचाई है 515 मीटर, कहाँ कितना है, 515 मीटर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 13 नंबर के 8 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है। देखिए इसका आपको बतला रहे हैं। देखिए ये तो भारत हो गया, भारत का नक्शा तो यहाँ पर नहीं बन पाएगा, लेकिन थोड़ा प्रयास कर रहे हैं, बना दे रहे हैं, ठीक है, नहीं बन पाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर लक्षद्वीप है, क्या है, लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप है, ठीक है। देखिए मिनी कॉय, ठीक है, ये लाइन हो गया मिनी कॉय। यहाँ पर हो गया मालदीव, हो गया मालदीव, ठीक है। यहाँ पर हो गया लक्षद्वीप का राजधानी कहाँ है, कवारती, ठीक है, कवारती। देखिए फ्रेंड्स ये हो गया मालदीव, ये हो गया मिनी कॉय, ये हो गया कवारती, ठीक है। तो मालदीव और मिनी कॉय यहाँ पर पूछेगा तो 8 डिग्री, और मिनी कॉय और कवारती के पूछेगा तो 9 डिग्री। तो ये क्या पूछा है, देखिए क्या पूछा है, 8 डिग्री। तो 8 डिग्री किसके किसके बीच, मालदीव और मिनी कॉय। तो इसका आंसर कौन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, ठीक है। यानी कि पूछेगा कि मालदीव और मिनी कॉय के बीच तो 8 डिग्री, और मिनी कॉय और कवारती ना कहकर लक्षद्वीप भी कह देगा, यानी कि लक्षद्वीप नहीं है यहाँ पर, तो कवारती ना कहकर लक्षद्वीप कह देगा। तो मिनी कॉय और लक्षद्वीप के बीच, मिनी कॉय कवारती के बीच 9 डिग्री चैनल, ठीक है। तो 8 डिग्री याद कर लीजिएगा, 9 डिग्री याद कर लीजिएगा, और 10 डिग्री आपको बतलाए हैं, क्या बतलाए हैं, अंडमान और निकोबार का द्वीप करता है अलग, कौन सा को डिग्री, तो 10 डिग्री, ठीक है। तो 8, 9, 10 याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, चलिए 14 नंबर देखेंगे। आपका 14 नंबर क्वेश्चन है कि रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब किस क्रिकेट टीम ने जीता है। तो इसका एक करंट अफेयर्स है, इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर कि निम्न में से किस बौद्ध यानी कि भिक्षु के आग्रह पर महात्मा बुद्ध ने यानी कि बौद्ध संघ में यानी कि स्त्रियों को प्रवेश देना स्वीकार किया था, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर की बात करें, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आनंद, ठीक है। आनंद के आग्रह पर महात्मा बुद्ध ने यानी कि बौद्ध संघ में यानी कि स्त्रियों को प्रवेश देना स्वीकार किया था, ठीक है। ये बहुत बार पूछा गया है। तो फ्रेंड्स ये बता रहा कि आनंद कौन था। आनंद जो था महात्मा बुद्ध का परम शिष्यों में एक था, ठीक है। आनंद जो था महात्मा बुद्ध के परम शिष्यों में एक था, ठीक है। आनंद के आग्रह पर ही महात्मा बुद्ध ने यानी कि बौद्ध संघ में स्त्रियों को प्रवेश देना स्वीकार किया था, ठीक है। एक बात और कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद आनंद यानी कि राजगृह में हुई प्रथम बौद्ध संगीति में शामिल हुए थे। पूछता है कि महात्मा बुद्ध यानी कि बौद्ध संगीति कितना हुआ था, 4 हुआ था। पहला कौन, ठीक है, यानी कि राजगृह, वैशाली, पटना और कुंडलग्राम, ठीक है, ये 4 जगह बौद्ध संगीति हुआ था। तब पूछा है कि पूछ देगा कि किस बौद्ध संगीति के बाद यानी कि उनका जो शिष्य है यानी कि उसमें सम्मिलित हुआ था, ऐसे करके प्रश्न पूछेगा। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद आनंद जो है यानी कि राजगृह में, बतलाए ना, राजगृह में यानी कि प्रथम बौद्ध संगीति में सम्मिलित हुआ था। तो पहला बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, राजगृह, इसके बाद वैशाली, इसके बाद पटना यानी कि पाटलिपुत्र, इसके बाद कुंडलग्राम जम्मू कश्मीर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लुम्बिनी में, ठीक है। कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में।
इनका मृत्यु कहाँ हुआ था? कुशीनगर। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा, इनका जन्म कब हुआ था? 563 में और मृत्यु 483 में। ठीक है, इसको नोट करते चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 17 नंबर कि तुर्कान ए चहलगानी का निर्माण किसने किया था? चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा लंबा कहानी है। क्या कहानी है तो उसको भी जान लेते हैं। घबराइएगा मत, पहले ही बोल रहे हैं कि घबराइएगा मत, जितना भी हो सके आपको कंटेंट देने से हम पीछे नहीं हट रहे हैं। सोच रहे हैं कि क्या हम बता दें आप सबको, तो फ्रेंड्स आप सब वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, इसको फुल वॉचिंग कीजिएगा। तो चलिए देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि तुर्कान ए चहलगानी का निर्माण किसने किया था? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इल्तुतमिश। ठीक है, यानी कि तुर्कान ए चहलगानी का निर्माण किसने किया था? तो इल्तुतमिश। चलिए इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, इल्तुतमिश है जो फ्रेंड्स, याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इनकी मृत्यु के बाद कौन आया था? आराम शाह को मारकर इल्तुतमिश क्या बना था? शासक बना था। कैसे बना था? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद कौन बना था शासक? आराम शाह का मृत्यु कौन किया? इल्तुतमिश, तब जाकर शासक बना। तो फ्रेंड्स पूछता है कि इल्तुतमिश दिल्ली के सिंहासन पर कब बैठा? तो 1210 में। कब बैठा? 1210 में। इसको याद रखिएगा। ठीक है, देखिए फिर पूछता है कि दिल्ली पर यानी कि दिल्ली के सिंहासन पर तो बैठा, लेकिन उस समय उसका राजधानी क्या कर दिया? चेंज कर दिया। यानी कि दिल्ली से सिंहासन पर बैठने के बाद राजधानी यानी कि लाहौर से क्या कर दिया? दिल्ली कर दिया, यानी कि दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। कौन? इल्तुतमिश। ठीक है, एक बात और पूछता है फ्रेंड्स कि इल्तुतमिश जो था क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद था। क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद था। पूछता है कि 2.5 दिन का झोपड़ी कौन बनाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। तब पूछता है फ्रेंड्स कि इल्तुतमिश कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, दामाद। ठीक है, इसके विरुद्ध में यानी कि सरदारों को प्रस्त किया। कौन? इल्तुतमिश। और वफादार गुलाम यानी कि अमीर यानी कि सरदारों को एक टुकड़ी बनाई। आज इसे क्या कहा गया? यह कहा गया जो प्रश्न पूछा है, तुर्कान ए चहलगानी। ठीक है, यानी कि समूह कहा गया। इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये भी प्रश्न पूछता है कि रजिया सुल्तान कौन थी? तो इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, इस रजिया सुल्तान की किससे शादी हुआ था? अल्तुनिया से। किससे? अल्तुनिया से। ठीक है, तो फ्रेंड्स पूछता है, देखिए रजिया सुल्तान से इसका मृत्यु शायद 1240 में हुआ है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा 1240 में हुआ है या नहीं हुआ है रजिया सुल्तान का। देखिए फ्रेंड्स ये पूछता है कि दिल्ली सल्तनत पर शासक बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो रजिया सुल्तान। ठीक है, अब बलबन की बात करें तो फ्रेंड्स बलबन जो है बहुत खतरनाक शासक था, जिसने लौ और रक्त का नीति अपनाया था। ठीक है, यानी कि इसने यानी कि दागना और हुलिया बनाना यही यानी कि बलबन द्वारा स्टार्ट हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि मजम उल बहरीन यानी कि 2 समुद्रों का संगम की रचना किसने की थी? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दारशुकुहा। देखिए दारशुकुहा के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। दारशुकुहा जो है यानी कि क्या रचना किया था? मजम उल बहरीन। तो फ्रेंड्स मजम उल बहरीन यानी कि किस धर्म से संबंधित था? हिंदू और इस्लाम धर्म से। ठीक है, यानी कि एक ही ईश्वर की प्राप्ति यानी कि 2 मार्गों में बतलाया गया है। किसमें? मजम उल बहरीन में। तो फ्रेंड्स दारशुकुहा की बात करें तो फ्रेंड्स यानी कि मुमताज महल और सम्राट शाहजहां के यानी कि ज्येष्ठ यानी कि सबसे बड़ा पुत्र था। कौन? दारशुकुहा। ऐसी बात करें तो फ्रेंड्स औरंगजेब का सबसे बड़ा भाई कौन था? दारशुकुहा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स बम्बई का, ठीक है, यानी कि वास्तविक संस्थापक कौन है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गेरोल्ड अंगियार। ठीक है, ये बम्बई का वास्तविक संस्थापक है। ठीक है, वह बम्बे का दूसरा गवर्नर था। ठीक है, यानी कि बम्बे का दूसरा गवर्नर था। ठीक है, तो फ्रेंड्स पूछता है कि जॉब चार्नोक किसका संस्थापक था? तो ये याद करते चलिएगा, कोलकाता का। कहाँ का? कलकत्ता का।
ये भी पूछता है फ्रेंड्स, मद्रास का पूछता है, तो मद्रास का पूछेगा तो कौन हो जाएगा, फ्रांसिस डे, ठीक है। मद्रास का पूछेगा तो फ्रांसिस डे, ठीक है। और तो फ्रेंड्स इसको याद रखिए, कब 1996 में, कब 1996 में, ठीक है। ये अलग प्रश्न हो गया, यानी कि 1996 में क्या हुआ, बॉम्बे का नाम बदलकर मुंबई कर दिया गया, ठीक है। यानी कि इसके कार्यकाल से संबंधित नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि 1857 की क्रांति यानी सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो फ्रेंड्स एक कहाँ से स्टार्ट हुआ था, मेरठ से, ठीक है। मेरठ कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो फ्रेंड्स 1857 की क्रांति का है तो 10 मई 1857 से, यानी कि मेरठ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये 10 मई को प्रत्येक वर्ष क्रांति दिवस, ठीक है, पूछता है कि क्रांति दिवस को मनाते हैं तो 10 मई को, किसके लिए, तो उस दिन यानी कि 10 मई 1857 की पहली क्रांति यानी कि मेरठ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो ये भी पूछता है फ्रेंड्स कि जब इसकी शुरुआत हुई थी, इस क्रांति की शुरुआत हुई थी, उसका श्रेय किसको दिया जाता है, तो मंगल पांडे को, किसको, मंगल पांडे को, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स कि भारत के राष्ट्रीय गीत यानी कि वंदे मातरम के लेखक कौन है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। यानी कि वंदे मातरम, ठीक, कब, यानी कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1896 में, ठीक है, 1896 पहला बार वंदे मातरम गाया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, 22 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने पड़ी, किससे पड़ी, ठीक है, यानी कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर की बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी, यानी कि किसका करेक्ट, यानी कि 1835 मैकाले का स्मरण पत्र पर। 23 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि आगरा शहर किस नदी के किनारे स्थित है, आपको बतलाना है। तो आगरा शहर जो फ्रेंड्स यमुना नदी के किनारे, ठीक है, आगरा शहर यमुना नदी के किनारे। अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे, ठीक है, ठीक है। गंगा नदी कितने राज्यों से होकर बहती है, देखिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, यानी कि 5 राज्यों से, ठीक है। इसको नोट करते चलिएगा। ये भी पूछता है फ्रेंड्स कि लखनऊ किस नदी किनारे है, ठीक है। आप सब कमेंट मत लाइएगा या हम बतला दें, तो चलिए हम बतला देते हैं, गोमती नदी किनारे, ठीक है। लखनऊ पूछेगा तो गोमती नदी किनारे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 24वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि न्यू इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था। तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलेगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एनी बेसेंट। न्यू इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा होता है, तो एनी बेसेंट के द्वारा। तो फ्रेंड्स चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए न्यू इंडिया जो है नामक पत्रिका यानी कि एनी बेसेंट ने किया था। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया का, ठीक है, पूछता है कि महात्मा गांधी किसका, यंग इंडिया। अब बीजी तिलक ने केसरी, ठीक है, यानी कि बीजी तिलक ने केसरी पत्रिका, और सचिता सिन्हा यानी कि सचितानंद सिन्हा यानी कि सर्च लाइट प्रकाशन किया था, ठीक है। याद रखिएगा, महात्मा गांधी, यंग इंडिया, बीजी तिलक इसको याद रखिएगा, यानी केसरी, और सचितानंद सिन्हा क्या, सर्च लाइट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के यानी कि 1885 में महासचिव कौन थे, ठीक है, यानी कि सॉरी कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, 28 दिसंबर यानी कि 1885 को। तो फ्रेंड्स उस समय यानी कि कौन संस्थापक किया था, एओ होम। तो ये क्या पूछा है, महासचिव पूछा है, तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यही, यानी कि एओ होम, ठीक है, इसका संस्थापक, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका जो अधिवेशन है यानी कि प्रथम अधिवेशन 1885 में हुआ था, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये पूछता है कि जब कांग्रेस का स्थापना हुआ था उसमें कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे, तो इसको नोट करते चलेगा, कितना, 72, कितना, 72, ठीक है। चलिए 26वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 26 नंबर कि हाल ही में किस देश के पुरुष यानी कि बैडमिंटन ने बैंकॉक, ठीक है, यानी कि फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर यानी कि पहली बार थॉमस कप यानी कि खिताब जीता है। करंट अफेयर से प्रश्न है फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी डी, यानी कि भारत, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति के कारण किसको लाभ होता है, तो फ्रेंड्स ये होता है किसको, यानी कि
ऋणधारी को, ठीक है। तो फ्रेंड्स एक लाइन में कहे तो मुद्रास्फीति के कारण यानी कि ऋणधारी को लाभ होता है, जबकि उपभोक्ता यानी कि ऋणदाता, ठीक है, एवं पेंशन भोगी और को हानि होता है। किसको हानि होता है? उपभोक्ता को, ऋणदाता को और पेंशन भोगी को हानि होता है। किसको लाभ होता है? ऋणी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन है कि फीफा विश्व कप, ठीक है, यानी कि 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यूएई, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है, यानी कि दुबई में होगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन करंट अफेयर से 29 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किस राज्य में कुल यानी कि भौगोलिक क्षेत्रों का अधिकतम प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिजोरम। मिजोरम में कहे तो फ्रेंड्स 84.53%, ठीक है, मिजोरम में, ठीक है। इसके बाद कहें तो अरुणाचल प्रदेश में 79%, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में 79%, 3 और मेघालय में कहे तो 76%, ठीक है, 76%, ठीक है। अब फ्रेंड्स एक बात और पूछता है कि क्षेत्रफल के हिसाब से पूछे तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा वन क्षेत्र पाया जाता है, ठीक है, यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से कहे तो मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र है, ठीक है, इसको नोट करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा, भारत में पहली जनसंख्या नीति घोषणा की गई थी कब? तो फ्रेंड्स इसको याद रखें 1976 में, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में यूनिफाइड यानी कि पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई प्लेटफॉर्म का अपनाने वाला पहला देश बन गया, ठीक है, कौन? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका नेपाल, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स कि सर्वहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं, ठीक है, यानी कि सर्वहारी। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द्वितीयक उपभोक्ता, ठीक है। ऐसा जीव जंतु या जानवर जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों है उसको क्या बोलते हैं? सर्वहारी, ठीक है, यानी कि शाकाहारी और मांसाहारी दोनों है उसको क्या बोलते हैं? सर्वहारी। तो फ्रेंड्स कहे तो द्वितीयक उपभोक्ता वे जानवर होते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं, हालांकि इनका सेवन यानी कि तृतीय उपभोक्ता द्वारा किया जाता है, ठीक है, यानी कि द्वितीय उपभोक्ता या तो मांसाहारी या तो सर्वहारी हो सकते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 33 नंबर, बिहार में अधिकतम औसत यानी कि वर्षा किस जिले में होती है, ठीक है, आपको बतलाना है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किशनगंज, ठीक है। जून के यानी कि दूसरे सप्ताह तक यानी कि मानसून का प्रवेश यानी कि बिहार में हो जाता है। बिहार में जुलाई एवं अगस्त से, ठीक है, यानी कि अधिक वर्षा होती है, जुलाई और अगस्त में अधिक वर्षा होती है। बिहार में कहे तो फ्रेंड्स दक्षिणी पश्चिमी मानसून की यानी कि बंगाल की खाड़ी से जब उठता है यानी कि शाखा यहाँ पर वर्षा कराता है, यानी कि किधर से? यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून यानी कि बंगाल की खाड़ी से, ठीक है। बिहार में कहे तो फ्रेंड्स यह पूर्वी भाग की तुलना में यानी कि पश्चिम भाग में वर्षा कम होती है, ठीक है, याद रखिएगा। वर्षा यानी कि असमान वितरण यानी कि कारण यानी कि उत्तरी बिहार यानी कि बाढ़ से यानी कि दक्षिणी बिहार सूखे से प्रभावित होता है, याद रखिएगा। यानी कि वर्षा जब यानी कि असमान होता है तो किस में बाढ़ होता है, किस में सूखा होता है? यानी कि उत्तरी बिहार में बाढ़, कई बार न्यूज पास सुने होंगे कि उत्तरी बिहार में बाढ़ के कारण यानी कि जनमन का हानि हो रहा है, ठीक है, यानी कि वहाँ पर गांव के गांव डूब जाता है, तो उत्तरी बिहार में। और दक्षिणी बिहार में होता है फ्रेंड्स सूखे से प्रभावित होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स कहे तो बिहार में औसतन वर्षा 112, ठीक है, 112 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। इससे आधारित 2-3 को प्रश्न आपको बतला रहे हैं, जिससे गया के बारे में बतला रहे हैं। देखिए बिहार का सर्वाधिक ठंडा जिला गया, ठीक है, ठंडा जिला पूछेगा तो गया जिला। बिहार में सर्वाधिक वर्षा यानी किशनगंज तथा सबसे कम वर्षा औरंगाबाद, सबसे कम वर्षा औरंगाबाद, सबसे ज़्यादा वर्षा किशनगंज, सबसे कम वर्षा औरंगाबाद, ठीक है, इसको नोट करते चलिएगा। आप पूछेगा फ्रेंड्स सबसे यानी कि जनसंख्या पूछेगा तो पटना हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला
क्वेश्चन है कि कवक यानी कि फफूंद जो है, फंगस जो है यानी कि द्वारा कौन सा रोग होता है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दाद खुजली। ठीक है, सुनेंगे दाद खुजली, ये सब का होता है फंगस से होता है। ठीक है, तो चलिए, और टाइफाइड से क्या होता है? बुखार होता है, टाइफाइड में बुखार ज़्यादा होता है। ठीक है, अब पानी से क्या फैलता है? यानी कि संक्रमण, यानी कि टाइफाइड पानी से होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 35 नंबर के, यानी कि बीजों का सर्वोत्तम लक्षण किस यानी कि परिस्थिति में होता है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि ठंडी और शुष्क परिस्थितियों में। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर कि वैश्विक यानी कि तापमान से क्या संभावना हो सकती है? संभावना हो सकती है। ठीक है, संभावना लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर की बात करो तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कि उपयुक्त सभी। समुद्र के स्तर में वृद्धि, फसल के स्वरूप में परिवर्तन, द्वितीय देशों में खतरा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 37 नंबर कि लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लंबाई पर। ठीक है, लोलक की यानी कि कालावधि जो है उसकी लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। अतः जो लोलक होता है उसकी लंबाई यानी कि जितनी अधिक होगी उसकी कालावधि उतनी अधिक होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स कि वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति के कारण क्या होता है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि द्रव का पृष्ठ तनाव। ठीक है, इसके कारण क्या होता है? वर्षा की गोल आकृति होती है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 39 नंबर की प्रकाश तरंगों के यानी कि वायु से यानी कांच में जाने का क्या परिवर्तन होता है? ठीक है, यानी कि प्रकाश की तरंग यानी कि वायु से यानी कि कांच में, ठीक है, जाने का क्या परिवर्तन होता है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कि तरंग दैर्ध्य और वेग में परिवर्तन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 30 नंबर क्वेश्चन है कि रासायनिक रूप से सूखी बर्फ है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है फ्रेंड्स शुष्क बर्फ यानी कि उसको क्या बोलते हैं? शुष्क यानी कि हिम कहा जाता है। ठीक है, यह जो फ्रेंड्स यह गर्म करने पर सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। यह गर्म करने पर सीधे क्या होता है? गैस में परिवर्तित हो जाता है। इसका उपयोग जो है फ्रेंड्स आइसक्रीम आप सब खाते हैं ना, उसमें यानी कि निर्माण यानी कि प्रभावकारी शीतलक रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि CaCO12। सॉरी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बेकिंग सोडा पूछा है ना, यानी HCO3। ठीक है, यानी इसको क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, यानी कि एक सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस होता है। कौन? सोडियम बाइकार्बोनेट। उसको क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। ठीक है, यानी कि इसका नाम है बेकिंग सोडा। ठीक है, अब फ्रेंड्स ये भी पूछता है कि धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? धोने सोडा। ठीक है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा Na2CO3 इसको क्या बोलते हैं? धोन सोडा यानी कि धोने वाला सोडा। ठीक है, जिसका उपयोग कहाँ होता है? कपड़ा धोने में। ठीक है, यानी कि साबुन बनाने में ये सब होता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें भी पूछता है कि संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका सूत्र क्या होता है? CaCO3। ठीक है, यानी कि पूछेगा संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, इसका रासायनिक नाम CaCO3। ठीक है, यह एक पूछता है यह कैसा है? तो अकार्बनिक रासायनिक यौगिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 42 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है? ठीक है, अदिश राशि पूछा है। तो फ्रेंड्स ऐसे प्रश्न पूछेगा कि अदिश राशि किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा वे राशियाँ जिसमें केवल परिणाम हो परंतु दिशा नहीं हो उसे क्या बोलते हैं? अदिश राशि। सदिश राशि जिसमें परिमाण और परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो उसे क्या बोलते हैं? सदिश राशि। तो देखिए फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर, यानी कि द्रव्यमान जो है अदिश राशि है। ठीक है, और जितने भी दिख रहे हैं ये सब सदिश राशि है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्न से कौन सी स्तनपायी है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी, चमगादड़, समुद्री सी और समुद्री गाय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 44 नंबर कि निम्न से कौन सी मांसाहारी यानी कीटभक्षी पौधे हैं? ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए यानी कि घटपर्णी। तो फ्रेंड्स घटपर्णी जो है मांसाहारी कीटभक्षी पौधा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो
इसके बारे में बतला रहे हैं कि जो ये अल्प यानी कि खनिज या अम्लीय मृदा में उगते हैं। कहाँ उगते हैं? अल्प खनिज, जहाँ पर अल्प मात्रा में खनिज मिले, अल्प मात्रा में मृदा यानी कि उस पर क्या होता है, एक घटपर्णी पौधा उगता है। जहाँ पर क्या होता है? नाइट्रोजन की कमी, ठीक है, जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए फ्रेंड्स एक कीट को अपना आहार बनाता है। कौन सा पौधा? घटपर्णी पौधा। इसको याद रखिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि अनुवांशिकी के जनक यानी कि रूप में किससे जाना जाता है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ग्रेग जॉन मेडल को अनुवांशिकी का जनक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 46 नंबर फ्रेंड्स कि मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां हैं? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 28, ठीक है। खोपड़ी में कितना? 28, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि पायरिडॉक्सिन यानी कि किस विटामिन को कहा जाता है? ठीक है। तो फ्रेंड्स B6 को, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर B6 को क्या बोलते हैं? पायरिडॉक्सिन। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि ABCDE इसका ट्रिक है रथ एक टॉफ़ी, ठीक है। इसको याद रख लीजिएगा यार, रथ एक टॉफ़ी, ABCDE याद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि किसी लेंस की क्षमता यानी कि एक डायोप्टर हो तो उसकी फोकस दूरी एवं लेंस की प्रकृति क्या होती है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 मीटर उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि 8 अनुसूचियाँ। वर्तमान में कहे तो 12 अनुसूचियाँ हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मिलान असत्य है? तो फ्रेंड्स इधर भाग दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि इसमें कौन कौन विशेषता है और इधर भाग है। तो फ्रेंड्स इसको मिलाना है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपात उपबंध। तो आपात उपबंध की बात करें तो फ्रेंड्स आपात उपबंध किसमें है? 18 में है। किसमें है? 18 में है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि संविधानेतर संस्था है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मानवाधिकार आयोग, ठीक है। निर्वाचन आयोग किसमें है? तो भाग 15 में है, ठीक है। अगला तो फ्रेंड्स आप सब बताइए कि लोक संघ आयोग यानी कि UPSC किस भाग में है? आप सब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 52 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं थे? तो फ्रेंड्स 3 थे। कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में। कब आया था? 1946 में। तो फ्रेंड्स इसमें आप सबको बतला रहे हैं, देखिए पैथिक लॉरेंस, A.V. अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये तीनों थे, लेकिन विलियम लॉरेंस ये नहीं थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग को भारत की नागरिकता यानी कि नागरिकों को अधिकार पत्र यानी कि मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो फ्रेंड्स आप सबको एक वीडियो बनाया है मूल अधिकार से संबंधित, उसको जरूर देख लीजिएगा। देखिए मैग्ना कार्टा यानी कि भाग 3 को कहते हैं। तो मैग्ना कार्टा शब्द जो है अधिकार से संबंधित है। तो इसके संबंध कहे तो फ्रेंड्स ये ब्रिटेन से संबंधित है, जो कि वहाँ पर राजशाहियों द्वारा यानी कि गरीब मजदूरों पर कुछ अधिकार दिया गया था। इसकी वजह से यानी कि जहाँ भी अधिकार की बात होगा वहाँ पर क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा, ठीक है। याद रखिए भाग 3 कहाँ से? 36 से 51, ठीक है, इसका आर्टिकल है भाग 3, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा चुनाव यानी कि निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? ठीक है, यानी कि किसमें निर्वाचन यानी कि चुनाव आयोग। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर की बात करो तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्थानीय निकायों का, ठीक है। स्थानीय निकायों का यानी कि चुनाव किसके द्वारा होता है? राज्य सरकारों द्वारा, ठीक है, यानी कि निर्वाचन आयोग द्वारा नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान के यानी कि संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि BN राव को। ब्रिटेन से जब यानी कि स्वतंत्र हो गया तो उस समय यानी कि प्रथम संसद
सदस्य बनने वाले कौन कौन थे, देखिए याद रखिएगा। देखिए जैसे पूछेगा कि अस्थायी अध्यक्ष तो सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा, अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, ठीक है। अब प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछेगा तो भीमराव अंबेडकर हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछेगा संवैधानिक सलाहकार तो बी.एन. राव पूछेगा, यही पूछा है कि बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार। अगर पूछेगा कि उपाध्यक्ष कौन थे तो हरेंद्र कुमार मुखर्जी, ठीक है, टी.वी. कृष्णमचारी, ये 2 लोग थे उपाध्यक्ष। तो फ्रेंड्स याद रखिए कब यानी कि जब संविधान यानी कि हमारा यानी कि ब्रिटेन से स्वतंत्र रूप हो गया तो उस समय यानी कि प्रथम संसद के यानी कि सदस्य बने थे, ठीक है, इसको याद रखिएगा। देखिए 56 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत की संविधान सभा के राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब अपनाया गया था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कौन, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 22 जुलाई 1947 को। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा वंदे मातरम और जनगण को कब, 24 जनवरी 1950 को। वंदे मातरम यानी कि राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान जनगण मन को यानी कि 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, ठीक है। चलिए 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था आप सब बताइएगा, यानी कि संविधान द्वारा यानी कि पारित हुआ था, यानी संविधान का पारित हुआ था कब, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। यानी कि 26 नवंबर को क्या मनाते हैं, संविधान दिवस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 57 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा का गठन किया गया था, कब किया गया था। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि 3 अप्रैल 1952 को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कि 58 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति यानी कि आयोग की स्थापना संसद के यानी किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 99वां संविधान संशोधन 2014 द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर कि शो स्थाने क्या है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वनस्पति या जंतुओं का संरक्षण उनके मूल प्रकृति यानी कि आवास क्षेत्र में करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 60 नंबर कि भारतीय संसद में अस्थायी समितियों का प्रणाली विकसित की गई कब। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यानी कि 1983 से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं ग्रीन पीस क्या है। ग्रीन पीस क्या है फ्रेंड्स, तो ये है पर्यावरण यानी कि समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ठीक है, करेक्ट सी हो जाएगा। 62 नंबर है कि बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संस्थापक कौन थे। तो फ्रेंड्स ये थे आपका बाबू महेश प्रसाद, ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन है कि यक्षगान किस राज्य की नृत्य है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कर्नाटक, ठीक है। यक्षगान कर्नाटक, केरल की क्या हो जाएगा, केरल का बताइए कथकली, ठीक है। पंजाब का गिद्धा, उत्तर प्रदेश का कथक, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 64 नंबर कि तम्र लिपि किस राज्य में स्थित था। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पश्चिम बंगाल में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर कि निम्न में से किस कायदे आजम के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स आप सबको पता होना चाहिए कायदे आजम यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना को, ठीक है, यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना को जानते हैं, ठीक है। आप सब बताइएगा कि भगत सिंह को किस उनका उपनाम क्या है। देखिए 66 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का समाधि स्थल को क्या कहते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा राजघाट, क्या राजघाट। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, मृत्यु 30 जनवरी 1948 को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स कि मार्च 2022 में 2 दिवसीय यानी कि स्टडी इन इंडिया इन 2022 का बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ढाका में, ठीक है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, इसका रुपया का है टक्का, ठीक है। चलिए नेपाल की राजधानी काठमांडू। 68 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महाराष्ट्र में, ठीक है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में स्थित है। ये भी पूछता है कि यूनेस्को को यानी कि विश्व धरोहर में कब घोषित किया गया था, 1983 में, ठीक है, अजंता की गुफा को। ये बौद्ध धर्म से संबंधित था। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। देखिए निम्न में से किस देश में सबसे ऊंची मस्जिद है।
ठीक है, मस्जिद की। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि मिस्र में, ठीक है। मिस्र में जो है फ्रेंड्स यानी कि सबसे ऊंची मस्जिद, ठीक है, मिस्र में है। तो फ्रेंड्स इसका नाम क्या है? इसका नाम है फ्रेंड्स सुल्तान हसन मस्जिद, ठीक है, इसको याद रखिएगा, सुल्तान हसन मस्जिद। पूछेगा फ्रेंड्स कि भारत का सबसे ऊंची मस्जिद कौन सी है, आपको बताना है, ठीक है, भारत का, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये रहा आज का टॉप यानी कि 69 प्रश्न। तो फ्रेंड्स आप सबको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को प्यार दीजिएगा, लाइक दीजिएगा और कमेंट करिएगा, ठीक है, यानी कीजिएगा ये वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं एक नए जूस के साथ और एक नए वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।